हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हिंदी के लिए हम क्लास के लिए आपको कल बोले थे और सुबह ही क्लासेस का अनाउंसमेंट हो चुका था चैनल की कम्युनिटी बॉक्स पर। तो हिंदी की क्लास है आप अभी ये इसमें टू नाइट 9 PM लिखा है, तो 9 PM की क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपकी 7 PM पर हो रही है, 7 बजे, ठीक है। इस क्लास के बाद आपका एक क्लास और थी जो PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको सॉल्व करवाना था, लेकिन क्लास अभी नहीं हो पाएगी। वो क्लास हम कल करेंगे क्योंकि इसके बाद 2 ही क्लास रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट काम आए। उसके साथ ही इसमें आपके जो रिवीजन होगा वो भी इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इन क्वेश्चंस के साथ बाकी चीजों को भी देखना होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन पे। तो ये पहला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो उसमें हो सकता है बीच बीच में मैं थोड़ा सिस्टम भी चेक करता रहूंगा कि हो सकता है वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही हो या ना हो रही हो, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, बाकी फिर आगे चीजें नहीं हो पाती हैं ठीक से। तो नागरिक प्रचारणी सभा ये हिंदू साहित्य के लिए फेमस रही है, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1893 में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाता है नागरिक प्रचारणी सभा के लिए, वो आपका हो जाता है 1893 में, ठीक है। 1910 से पहले जो आपका आता है कितना, 1965, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका क्वेश्चन का होगा वो बी नंबर आंसर है। अगला आते हैं, रानी केतकी की कहानी की रचना कर, क्योंकि हमने इसमें साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आता है, रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है वो कौन है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह सितारे, ठीक है। तो इसमें जो लल्लू लाल है और सदल मिश्र है, ये आपके उपन्यास के लिए ज्यादा फेमस रहे हैं, और इसमें इंशाअल्लाह खां है, ये कहानियों के लिए फेमस रहे। तो रानी केतकी की कहानी ये ठीक है, इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी, जैसे आपकी रानी लक्ष्मीबाई है, उन्हीं से रिलेटेड होके इन्होंने ये प्रभावित होकर रानी केतकी की कहानी लिखी थी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई, और इस कृति के कारण इंशाअल्लाह खां को बहुत ज्यादा अच्छे से जाना भी जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और सदा सुखलाल, जो इसमें आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपका है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो इसमें लिखा ही है कलकत्ता, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज, मतलब पश्चिम बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस, बंगाल का शायद रविन्द्रनाथ टैगोर वहां पे कई सालों तक उन्होंने अध्ययन किया, और आपके ये विवेकानंद है वो भी वहां पे गए, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। उसमें आपका जो आंसर होता है वो आपका सबसे बढ़िया आंसर सदन मिश्र है। इन अध्यापक के तौर पर वहाँ पे पठन पाठन का कार्य करवाते थे सभी बच्चों को, प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे नियुक्त थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछ रहा है, तो गद्य का मतलब होता है, एक तो आपका पद होता है, एक होता है आपका गद्य, ठीक। पद्य मतलब होता है हमारी कविताएं वगैरह, गद्य हमारा होता है कहानी वगैरह। तो गद्यकार ही इसमें पूछ रहा है, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे। उसमें आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस जो ये हम पीपीटी यूज कर रहे हैं, ये जो पीडीएफ है, आपको ये वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा आंसर है वो लल्लू लाल, ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू, प्रथम जो हमारा ये खड़ी बोली के लिए या फिर जो भी बोले जाते हैं कवि रहे हैं, वो हमारे जायसी रहे हैं।
जिन्होंने आहट जो हिंदी भाषा है, खड़ी भाषा है, इसके सीधे उपयोग को इन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा में लाया था। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ठीक है, तो ये आंसर आपको बताना है। तो ये तो बहुत इजी आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य को इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य के लेखनकार में इनका नाम आता है। हिंदी साहित्य को अरेंज करने की जब बात आती है, हिंदी साहित्य को संकलित करने की बात आती है, तो रविंद्र रामनाथ चंद्र जो शुक्ल हैं, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रहे, डॉक्टर नागेंद्र भी रहे, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने राहुल सांकृत्यायन को आधुनिक युग का तुलसीदास बोला था, राहुल सांकृत्यायन को रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल बोला है। ठीक है, अगला, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना? जैसे कि हमने अभी पिछला क्वेश्चन आपको बताया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है। तो विभिन्न लेखकों ने अपने अपने साहित्य में हिंदी का साहित्य जब उन्होंने लिखा तो विभिन्न कवियों को अलग अलग जगह दी। सबसे अत्यधिक जो स्वयंभू को हिंदी का कवि माना गया, ठीक है, तो सर्वप्रथम ये बात किसने की थी? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताया, तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो राम कुमार वर्मा। बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं ये। उपन्यास और पद पद लेखन मतलब कविताएं इनकी बहुत ज्यादा फेमस रही हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ठीक है, एक तो नाथ पंथ होता है जिसके आदिनाथ प्रणेता मतलब जनक है। ठीक है, गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ इनका संबंध है। जो गोरखपुर आपका स्थान है और नाथ समुदाय से संबंध जो रखते हैं, नाथ समुदाय का संबंध है वो गोरखनाथ का है, मच्छिंद्रनाथ का। और ये क्वेश्चन आपके पिछले समय में सुपर टेट के पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय से किसका डायरेक्ट संबंध है, तो उसमें आदिनाथ का नाम दिया नहीं था, गोरखनाथ दिया था। तो गोरखनाथ को भी माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी, खड़ी बोली। तो इसमें आंसर बताएं, तब तक हम सिस्टम देखते हैं। ठीक है, सिस्टम चल रहा है। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी, खड़ी बोली। तो इसमें जो आपका डायरेक्टली आंसर बनेगा बेटा वो आपका बनता है ब्रज भाषा। क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको समझना पड़ेगा। अवधी का संबंध संस्कृत से है और अवधी का संबंध यूपी की खड़ी बोली भाषा से भी है। ठीक है, तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के लेखक हैं जो बताया हमें कमेंट करना। सूरदास किसके शिष्य थे, ये पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बता। तो सूरदास किसके शिष्य थे, तो उसमें वल्लभाचार्य आते हैं जो द्वैतावास से संबंध रखते हैं। गोकुलनाथ, विठलनाथ, नावादास ये भी गुरु रहे हैं विभिन्न लेखकों के। ठीक है, आगे चल के ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आएगा तो बात इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहीं पर दूंगा। ठीक है, सॉरी। परेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो परेश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो बेटा रस प्रिया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद करें, इसको नोट करते चलें। जो क्वेश्चन, जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास, नैमिषारण्य, कौशल्या वैशंतरी, डॉक्टर भगवान दास। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि समुदाय से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, वाल्मीकि समुदाय। तो इन्होंने जूठन एक कहानी लिखी, लेखक अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी जिसके जरिए इनको ये पता चल, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वाल्मीकि समाज के समाज में क्या है स्थिति, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ठीक है, तो जो रसों के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे वो भरत मुनि थे और भरत ने ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग के रस से निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ये बात भी भरत मुनि ने ही बोली थी। नौ रस होते हैं। ठीक है, और इसमें जो
संचारी भाव और स्थायी भाव, दो चीजें होती हैं। ठीक है, रसों के बारे में आगे आपको वीडियो में भाव अनुभाव विचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तो उसमें बताएं भरत मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? उत्साह, पता होगा आपको। स्थायी भाव मतलब केंद्रित भाव जो होगा, स्थायी, किसी भी चीज को जो प्रथम भाव हमारे अंदर आता है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं, और उस भाव को देख के जो हम रिएक्शन करते हैं उसको हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे किसी पीड़ा को देख के हमारा मन व्यथित हुआ, हम दुखी हुए और उसको देखकर हम रोने लगे, तो जो हम रो रहे हैं वो हमारे उन भावों का संचार हमारे शरीर में हो रहा है। ठीक है, बाकी स्थायी भाव हमारा केंद्रित भाव होता है, जो पहली बार भाव हमारे अंदर आता है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है, जल्द से जल्द बताएं, कुछ हम तेजी से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। तो जुगुप्सा, जुगुप्सा आंसर है। ठीक है, शोक होता है आपका करोड़ रस का। अद्भुत होता है आपका जो है डर। अद्भुत मतलब किसी भी चीज को जो उत्साह के साथ या अद्भुत में आश्चर्यचकित का भाव उत्पन्न हो तो उसको हम अद्भुत स्थायी भाव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। वीरों का कैसा हो बस वही है। ठीक है, वीरों का रस, वीर रस का, श्रृंगार रस का, अद्भुत रस का, विभत्स रस का। ठीक है, तो वीरों का कैसा हो बसंत, पहले तो ये कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर इसमें वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस के बारे में उन्होंने बताया है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। लक्ष्मीबाई की जो घटनाएं थी उनके साथ हुई, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो अद्भुत रस देखो आ गया। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ये आपसे पूछा जा रहा है, विस्मय, जुगुप्सा, क्रोध, निर्वेद। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर वो है बेटा विस्मय, विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इसमें विस्मय अद्भुत रस में आएगा, मतलब आश्चर्य से भरपूर हो जाए, आश्चर्य से भरपूर, तो वहां पे हमारा होगा अद्भुत रस। आ गया होगा आपको समझ में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, देखते हैं वीडियो हमारा सही से आ रहा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। शोक बता दिया, हास हो गया हंसी का, उत्साह हो गया वीर रस का। ठीक है, तो इतने आपको रिवीजन हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा अलंकार के क्वेश्चन है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, तो इस जो जो लाइनें हैं, ये दोहा है, इसमें किस अलंकार को बताया गया? कौन सा अलंकार धारण किए हुए है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, बताएं। तो इसमें जो हमारा है पा वर्ड बार बार आ रहा है, पा पा, स्वर्ग स्वर्ग, नरक नरक, हेतु हेतु, जन जन जन, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दो प्रकार के अलंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर सूर तुलसी सखी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहिते करत प्रकाश। ठीक है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अंतुराश, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। जल्द से जल्द बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं नहीं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। अगला, चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों ना शनह गंभीर, को घटे ये ब्रज भानुस वे हलदर के वीर। बताएं इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। तो इसमें बेटा जो अलंकार है आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है? शब्दों की प्रवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। जैसे चिरंजीवो जोरी जो है क्यों ना शनय गंभीर, को घटिये ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। तो हलदर यहाँ पे बताया गया है, हल को कौन धारण करते थे? तीसरा अर्थ निकलना ना, यहाँ पे ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनके तीसरे अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो हलदर शब्द एक ऐसा है जहाँ पे तीसरा, तो हलदर कृष्ण के जो बलदाऊ थे, बलराम,
कृष्ण को चक्रपाणी मतलब जो चक्र धारण करते थे, और हलधर बोला जाता तो जो हल को धारण करते थे वो बलराम थे। ठीक है, तो यहाँ पे हलधर उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला। अब मैं यहाँ पे अलंकारों का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता, रिवीजन करवा रहा हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीटेड होकर आपके पेपर में आ जाए, तो सिर्फ तरीका वही है मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे श्लेष मैंने बताया, तो श्लेष आपको फिर पढ़ के भी जाना है, इसका बताने का कारण भी यही है। चरण कमल बंदव हरिदाई हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल, तो कमलों को चरण के समान बताया जा रहा है। जो चरण है हमारे वो कमल के समान है। जब ये तुलना की जा रही है एक निर्जीव चीज की सजीव चीज से, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, सजीव निर्जीव की तुलना हो रही तो रूपक अलंकार, इतना याद रखें। फिर से वही रिपीटेड हो रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला में में मन क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, मन में क्या है? तो उपमेय होता है एक चीज, एक उपमान होती है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो मन शब्द जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे है उपमान की धारणा रख रहा है, उपमान शब्द यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, मन शब्द है वो उपमान नहीं होगा, सॉरी, उपमेय की युक्ति धारण किए हुए। ठीक है, क्योंकि मन में क्या है, पीपर पास सरिस मंडोला, मन को वहां पर विचलित होकर बताया जाए, तो उपमेय दी जा रही है, उसकी उपमेय उस शब्द को दूसरे शब्द से तुलना करने के लिए रखा गया है। ठीक, अगला। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विशोक्ति, असंगित, दीपक। तो विभावना, कारण बिना कार्य की उत्पत्ति, कोई भी कारण नहीं है, हम कार्य करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो वहां पे विभावना होता है। ठीक है, जैसे कि वो था हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो किसी बिना कारणवश ही वो लंका में आग लगा देते हैं, तो वहां पे विभावना का भाव भी आता है। और वीर अलंकार तो आएगा वहां पे, सॉरी, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार भी आएगा। अगला, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं बताएं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो यहाँ पे सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, 5। ठीक है, उसको ज्यादा एलोबोरेट करने की कोशिश ना करें, इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें, तो दिक्कत हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, सीधा दिमाग में डालने की 5 होती है बस। और कौन कौन सी होती है वो भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, लिख रखा है। सौरसेनी, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ठीक है, पैसाची, लहंदा पंजाबी, प्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, मगधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, उड़ीसा, असमी। ठीक है, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इतने आपको पता होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ये पूछा जा रहा है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं भी बेटा 5 हैं, और पश्चिमी हिंदी की भी बोलियां 5 ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला आ गए हम इसमें वर्ण विचार, वर्णमाला पे आ गए। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? का, इंगा, ना, मा, बताएं। का, इंगा, ना, मा, बताएं जल्दी। तो इसमें जो आपका है इंगा, ये अनुनासिक में आता है, और अवधि लोग जो हैं वो इस ध्वनि को यूज नहीं करते इंगा नाम से। ठीक है, इस तरीके से वो बात ही नहीं करती कि इंगा वर्ड वहां पे यूज हो उनकी बोली में। ठीक है, अगला आते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ, प्लुप्त, ह्रास। जो ध्वनि के स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं? तो दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है, ह्रास भी है, तीनों प्रकार की ध्वनियां आपकी होती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ठीक है, वा, रा, ला, वा। तो अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके या, रा, ला और वा होते हैं। जहां पे आपका या और वा शब्द जो है वो आपकी अर्ध स्वर भी होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन में आपका वा भी है, रा भी है, ला भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वा, वा। ये नहीं होगा। अगला, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताएं जल्दी से, तुरंत बताएं, ये आंसर तो इजी है ना। तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा, का भी आएगा, चा भी आएगा, टा भी आएगा, या नहीं आएगा, क्योंकि या अंतस्थ व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन का जो कॉलम होता है वो आपके टोटल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और जो आपका मा वर्ग होता है, पांचों हो जाते हैं ना आपके, 5 वर्ग और 5 कॉलम, 5 में 5 5 होते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, KTM2। ठीक है, कावर्ड, तावर्ग, मावर्ग, दावर्ग, और ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं यहाँ पे, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं।
दंत दा था ता था दा दा ना हो जाता है, जो तातुकली वाली लाइन होती है। मूर्धा हो जाते हैं जो आपके, और तालु हो जाते हैं चा छा जा, का खा गा गा इना हो जाते हैं, इनको कंठ बोला जाता है। ठीक है। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं, तुमने अभी बता ही दिया आपको। कंठ ध्वनियां का और खा होती हैं, यार अलावा अंतस्थ में आते हैं, चा छा जा आपके तालु में आती हैं, टा ठा डा या जो आते हैं आपके, ये भी आपके उसमें आएंगे टा वर्ग में। ठीक। तो टा वर्ग आपका मूर्धा में आता है। जहाँ जिन शब्दों को टनकार निकले, हमारा जीव हमारे तालु में टकराकर वापस आ जाए। ठीक है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है आ भा था ज। तो भा, भा बोलने पे हमारे ओंठ टकराते हैं ना, तो भा व्यंजन की ध्वनि है जो, वो ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है। आ हमारा स्वर हो जाता है। ठीक है। और ये एक तो दीर्घ स्वर होता है, और एक आपका इससे जो होता है छोटा स्वर, भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ और लघु। तो आ हमारा है जो छोटा आ, उसको लघु स्वर बोलते हैं, जो बड़ा आ है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगला, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं चा छा जा जा टा ठा डा पा फा बा ता था दा ना। बताएं, जल्दी से बताएं। तो मूर्धन्य हमने अभी तो बता ही दिया था आपको, टा वर्ग है इसको मूर्धन्य बोलते हैं, चा वर्ग है इसको तालु बोलते हैं, पा वर्ग है इसको ओष्ठ बोलते हैं, और जो ता वर्ग है इसको आपको के टी एम दो। ठीक है। तो पा वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं, चा को तालु बोलते हैं, टा को मूर्धा बोलते हैं, का को कंठ बोलते हैं, और इसको ता था दा दा को ना उसको दंत बोलते हैं। तो इतना आपका रिवीजन आपको पता होना चाहिए। अगला, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, या फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हिंदी में अर्ध स्वर कहलाता है, बताएं। तो या और वाह होते हैं अर्ध स्वर, हमने पहले ही बता दिया, तो या है यहाँ पे रा मा ला। ठीक है, ये नहीं है। अगला, हिंदी में निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, ये बताओ। स्पर्श भी है और संघर्षी, मतलब जिनको बोलने में हमारी कुछ ऊर्जा का हनन हो, ऐसी ध्वनियां कौन सी हैं। चा छा जा झा, ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, जो अलग है आपके, शा 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 और हा, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं हमारे। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन में व्यंजन वर्ग को किससे संबंधित है। ऐसी ध्वनियां जिसको बोलने में हमारे बहुत अधिक एनर्जी लगती है, उनको हम महाप्राण बोलते हैं, और उनको बोलने पर काफी देर तक आवाज रहती है। अगला, महाप्राण के लिए तो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग है जो हमारा व्यंजन का, उसको महाप्राण ध्वनिया कहते हैं। बाकी इसके अलावा जो तीन बचेंगे हमारे, उनको अल्प प्राण कहते हैं, जो तीन बचेंगे। ठीक है। अगला, शा 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 के अंतर्गत आते हैं तो ऊष्म व्यंजन, संयुक्त छात्राज्ञा हो जाएगा, अंतस्थ यार अलावा हो जाएगा, स्पर्श आपके 25 हो जाते हैं। अंतस्थ क्या हो जाएगा, या रा ला वा, संयुक्त छात्राज्ञा। ठीक है। उसमें हो ही गया शा शा शा, और यहाँ पे हा भी होता है, उसमें में हा भी आता है। ठीक है। अगला, हिंदी में भाषा में कितने स्वर हैं, 11, पता ही होगा। संस्कृत में कितने हैं, 13। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 343 में, और भाग 17 में, पता ही होगा, पता होना चाहिए। भारत में हिंदी भाषा को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, 343 आई। कितनी भाषाएं हैं, 22। पहले कितनी थी, सॉरी 18, पहले कितनी थी, 14, 4 बाद में बढ़ गई। अगला, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। ठीक है। तो इसमें बड़े शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि बताएं इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, या कौन सा ऐसी व्याकरण का शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, इस बड़े शब्द को किस तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो बड़े शब्द के लिए बोला गया, वहां पे आपके बड़े के लिए हो सकता है आपके पापा हो, तो पापा आपकी संज्ञा है, संज्ञा अगर आप उनको नाम कोई है तो वो सर्वनाम हो जाएंगे। तो बड़े के लिए अगर मान ले हम, बड़े में आपके पिताजी हैं, पापा, और उनका कोई नाम है, मान लेते हैं राम प्रकाश, तो राम प्रकाश जो ये शब्द है ये सर्वनाम है, और ये पापा जो आपके हैं हो जाएगा संज्ञा।
ठीक है, सॉरी, हो सकता है मैंने गलत शायद बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। बड़े शब्द जो आपका है वो आपके संज्ञा में आएगा, बाकी जो आपका आएगा संज्ञा के तौर पे, मतलब जो ऐसे शब्द जिनको हमने संज्ञा दे रखी है किसी व्यक्ति की, किसी वक्तव्य की। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे संज्ञा में हमारे पिताजी हो गए राम प्रकाश, ये किसी के फादर है, ठीक है, तो ये संज्ञा है। उसी तरीके से यहाँ पे बड़े शब्द को यूज किया गया, तो बड़े शब्द जो यहाँ पे वो संज्ञा के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। अगला, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के संबंध में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने में। बताएं क्या है? तो यहाँ पे समग्रता प्रकट करने से द्वार द्वार का शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत, चिंता। तीर भी नहीं है, तप भी नहीं है, भरत भी नहीं। भरत किसी का नाम है, तीर किसी एक सामग्री का नाम है। भाववाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जो हमें फील होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो चिंता एक ऐसा इमोशन है हमारा। सुंदरता इमोशन होता है, किसी को सुंदर देख के हमें अंदर से खुशी महसूस होती है, सुंदरता मतलब वहां पे भाववाचक संज्ञा है। अगला, सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी, वही आ गया सुंदरता, और सौंदर्य दोनों होगी, ए और बी दोनों सही है। अगला, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहिए लेने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ता लग रहा है अगर किसी शब्द के अंतर्गत में, सुंदरता, कठोरता, निर्मलता, निपुणता, तो सारे भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंध, निश्चय, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये बेटा आपका कोई और कुछ, हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि उस चीज की वैल्यू क्या है। कोई क्या करता है, कुछ रुपए मुझे दे दो, तो कुछ रुपए में हमें पता ही नहीं कितने रुपए दिए, तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। अगला, चिड़िया आकाश में उड़ रही, वाक्य में उड़ रही क्रिया है प्रेरणार्थक, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। बताएं। तो देखो, सकर्मक अकर्मक अगर आपको निकालना है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो दो शब्द यूज करें, क्या और क्यों। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इससे बात करें चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, क्या से मतलब वहां आते ही नहीं, वो कोई एरोप्लेन लेके दौड़ नहीं रही है, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो चिड़िया आकाश में सिर्फ उड़ रही है, वो एक क्रिया कर रही है, उस क्रिया का कोई मतलब नहीं है, उसका उड़ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक जो नेचुरल चीज है, प्राकृतिक सत्य है ये कि चिड़िया आकाश में उड़ेगी, ठीक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ना अकर्मक क्रिया है। हमने पूछा, यही पे एग्जाम्पल हम बदल दें कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है, हमें जवाब मिल जाएगा कि किताब पढ़ रहा है। राम सेब खा रहा है, वो क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। राम क्यों रो रहा है, तो राम क्यों रो, मतलब राम रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, हमें उसका कारण नहीं पता, तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब हमें क्यों और क्या का जवाब मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, तो हम वहां पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, किताब, ठीक है। तो वहां पे क्रिया उस किताब के जरिए हो रही है, तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। कर्म के साथ होने वाली क्रिया और कर्म के बिना होने वाली क्रिया, दोनों चीजों का मतलब समझे ना, अर्थ इसी में छिपा हुआ है, अलग से नहीं जाना है। सकर्म, कर्म के साथ मतलब कर्ता कर्म दोनों चीजें हैं। आकर्म, वहां पे कर्म है ही नहीं कुछ, चिड़िया आकाश में उड़ रही, चिड़िया करता है आकाश में उड़ना, तो आकाश वहां पे कर्ता कर्म तो है नहीं कोई, उड़ना क्रिया ही है, उड़ना कोई कर्म तो है नहीं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से एक आकर्मक क्रिया है, बताएं। काटना, बोना, धोना। तो कोई क्या काट, जैसे राम फसल काट रहा है, तो राम क्या काट रहा है, फसल, तो काटना यहाँ पे आपका सकर्मक में आ जाएगा। राम क्या बो रहा है, राम गेहूं बो रहा है, ठीक है। राम क्या धो रहा है, राम कपड़े धो रहा है। राम क्या रो रहा है, तो क्या रोने में ऐसा थोड़ा बताने लगेगा राम क्यों रो रहा है, ऐसा नहीं, तो राम रो रहा है, वो एक नेचुरल चीज है, इमोशंस है हमारे, तो अकर्मक क्रिया में क्या आ जाएगा, रोना। जब हमें क्या और क्यों का जवाब मिलेगा, तो वहां पे हम सकर्मक क्रिया लगाएंगे, जब जवाब नहीं मिलेगा तो वहां पे हम अकर्मक क्रिया लगाएंगे। बताएं अगले का आंसर। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। कोई दौड़ रहा है, तो राम दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है, लॉजिकल चीज है, उसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं। अब तुम राम से आंसर करो, राम दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, अपने पैरों से दौड़ रहा है, उसको कोई रीजन है नहीं, सीधा क्रिया हो रही है वहां पे, ठीक है, उसका कोई जरिया नहीं है। हाँ, राम हंस रहा है,
उसकी मर्जी है तो हंस रहा है। राम घर से आया है, क्या आया है? राम खुद चल के आया, तो क्या का आंसर हमें मिल नहीं रहा। पढ़ना, राम किताब पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है? राम अखबार पढ़ रहा है। तो हमें आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे पढ़ना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया बनेगी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। समुदाय की बात हो रही है। समुदाय मतलब होता है लोगों का समूह। ए बी सी बी ए डी बी सी डी जितने भी हो, कोई समूह है, कोई लोगों का ग्रुप है, तो उसको समुदाय बोलते हैं। तो यहाँ पे चौगुना भी है, चौथा भी है, चारों भी है, चार भी है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा चारों सही है। ठीक है, तो उसको आंसर को लगा लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगला, गणनावाचक के लिए देखो आता है यहाँ पे 1 2 3, क्रमवाचक के लिए पहला दूसरा तीसरा, आवृत्तिवाचक के लिए दुगना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक के लिए दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक के लिए प्रत्येक हर एक। अगला, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? संधियों के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो कल्पांत बताएं। तो आ वर्ण में की आवृत्ति हो रही है बड़ा, छोटा बड़ा में बदल रहा है, तो बीच में एक डंडा अगर बड़ा आ रहा है, किसी भी शब्द में बड़ा आ रहा है, दो शब्दों को तोड़ने के बीच में बड़ा आ रहा है, तो दीर्घ संधि होती है वहां पे। ठीक है, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक। अगला, व्याप्त में संधि है गुण, यण, दीर्घ, अयादि, बताएं। व्याप्त संधि में संधि है, इसमें आपकी हो जाएगी या और व वर्ण के पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहां पे यह संधि होती है, तो व वर्ण यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखें। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, बताएं। अनु प्लस एषण, ए वर्ण यहाँ पे व वर्ण में बदल जाएगा, तो अन्वेषण का अनु प्लस एषण हो जाएगा। अगला, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है, बताएं। तो यार अलावा के लिए अमित बता तो दिया, या और वा आधा अक्षर में बदल जाता है, तो यण संधि होती है बेटा। रीत प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, बताएं। रीत्यनुसार, रीत्यानुसार शब्द बनेगा, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला, अनंत का सही संधि विच्छेद है, बताएं। अन प्लस अंत, आधा ना आ रहा है, तो यही आधा ना उसमें ना मा भी जुड़ जाएगा, तो आ ना आधा और फिर आ, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाता है अनंत। ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाए, लिखा नहीं जा रहा हमसे। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है उत प्लस ज्वल होता है, इसका संधि विच्छेद तो बताएं। उत प्लस ज्वल, तो ता भी यहाँ पे व्यंजन है, जा भी यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन संधि यहाँ पे हो जाएगा। अगला, किस संधि में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। तो सज्जन शब्द में है, सत प्लस जन, ता और जा इसमें भी आ रहा है, परोपकार में है नहीं, विद्यालय में दीर्घ है, इत्यादि में जड़ है। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है दुर्जन शब्द, और दु प्लस जन इसका जो होगा वो संधि विच्छेद होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। अगला, विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई उ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे दुर्जन, दुर्बल, दुर्दशा, निरपराध, निराशा, निर्गम, निर्भय। सारे याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मिल जाएगा पेपर में देखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला, किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर, अभी तो बता ही दिया, दुष्कर सी नंबर सही हो जाएगा। हिमालय में दीर्घ है, उल्ला उत प्लस लास, व्यंजन संधि हो जाएगा। अहंकार, अम प्लस मैन, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग नहीं सॉरी व्यंजन। अगला, अनुरूप में कौन सा समास है? अब हमारे समास आ गए, समास के क्वेश्चन है। तो अनुरूप में समास होगा अव्ययी भाव, जिन शब्दों के पहले हमारे उपसर्ग का प्रयोग होता है उनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अनुरूप शब्द है जो हमारा, अनु शब्द इसमें है वो हमारा उपसर्ग है, और जिन भी शब्दों में उपसर्ग प्रयोग होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, मान्य समास पूछ रहा है, तो चक्रपाणी उसमें हो जाएगा आपका किसी दूसरे तीसरे वर्ण का अर्थ निकलना, चक्रपाणी दर्शनार्थ में हो जाएगा। यहाँ पे विष्णु की बात हो रही है, तो विष्णु के लिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला, यथाशक्ति में कौन समास? यथ वर्ण भी यहाँ पे हमारा यथ प्लस शक्ति, ठीक है, तो उसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा वर्ण जो है हमारा उपसर्ग है। अगला,
अगला बेटा है रातों रात शब्द में समास है, तो देख लो बेटा, जब दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही होती तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, चलते चले, लाभ नहीं, लाभ आने नहीं होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास मतलब दो ऐसे शब्द जिनकी आवृत्ति बार बार पुनरावृत्ति हो रही, रातों रात, हाथों हाथ, चलते चलो, ठीक है, ऐसे शब्द। अगला रसोई घर का समास विग्रह, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, और रसोई और घर, बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं बेटा, अभी टाइम नहीं है फिर। रसोई के लिए घर मतलब तत्पुरुष समास। जिन भी समास में हमारे जो आपके होते हैं, के लिए हो गया, का वर्ण हो गया, जो भी हमारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बिल्कुल रियली, एक सेकेंड। हाँ, जिन जिन भी समास में हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिन भी समास में हमारे कारक चिन्ह होते हैं वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगला धर्म बुद्धि में समास है, धर्म की तत्पुरुष बहुब्री कर्म धारय, बताए, तो धर्म बुद्धि बुद्धि हो जाएगा, कर्म को धारण किए है। कोई व्यक्ति है उसको बुद्धि का इंटेलिजेंट है तो उसका कर्म है, उसको चीज को धारण किए हुए, रसगुल्ला रस का गुल्ला। धर्म के लिए बुद्धिहीन, जो बुद्धिमान है, धर्म में बुद्धिमान है, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है, नीली है जो गाय, नील गाय, बताए, कर्मधारय। रस का गुल्ला, रसगुल्ला खाने पीने वाली चीज है, किसी कलर विशेष रंग की बात हो रही है, किसी खाने पीने की चीज की बात हो रही है, कर्मधारय समास होता है वहां पे, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय विभक्त पुरुष नहीं है, तीनों द्विगु समास है। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो, संख्या की बात हो रही हो, बहुत सारी चीजों की, मिली सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एक दो तीन चार पांच, सन की बात हो रही है, समुदाय की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है, तो मतलब वहां पे द्विगु समास। करत ब्योत में कौन सा समास है, तो उसमें योजक चिन्ह प्रयोग हो रहा है। करत ब्योत में जो आपका समास होगा बेटा, आपका द्वंद्व समास होगा, जैसे माता और पिता। सबसे इजी समास यही है, ये ऐसा कोई चिन्ह आपको मिल जाए दो शब्दों के बीच में और समास का क्वेश्चन हो आपका, तो वहां पे आपका करत समास हो जाएगा, ठीक है, मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन जो मतलब जिनके नयन है कमल के समान, तो उसमें कौन सा बहुब्रीहि हो जाएगा, नयन है कमल के समान। अगला निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकालने के लिए होता है अच्छा और अच्छी। तो अच्छा सरसों होता है, अच्छी मकई होती है, अच्छा मूंग होता है, अच्छी सरसों होती है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग शब्द याद, अच्छा सरसों या अच्छी, अच्छा सारस लिखा है यहाँ पे, अच्छा सारस लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से, आंसर आपका अच्छा जो है वो सारस होगा, ठीक है। अच्छी सरसों होगी, अच्छी मकई होगी, अच्छी मूंग होगी, तो दालों का जो समूह है, दाल के शब्दों का समूह, वो सारे आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, ये याद रखें। अगला निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अच्छा चना की अच्छी चना, अच्छा अरहर, अच्छी बाजरा, अच्छा उड़द, बताएं, तो स्त्रीलिंग के लिए अच्छी अरहर, अच्छा चना हो गया, अच्छा बाजरा हो गया, अच्छा उड़द हो गया। अगला निम्न के शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द सुने, अच्छी चाय, अच्छी सिकंजी, अच्छी लस्सी, अच्छी दही, ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड है। तो दही वर्ण है ये एक आपका, ऐसा मान लें अपवाद है, और दही वर्ण जो है आपका, अच्छी दही होती है लेकिन अच्छा दही भी होता है, दोनों वर्ण हम आप यूज करते हैं, लेकिन इसको रखा कहाँ गया है, इसको पुल्लिंग बोला जाता है, इसको पुल्लिंग बोला जाता है, ठीक है। सिस्टम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पुल्लिंग बेटा बोला जाता है। और इसमें जो दही वर्ण है इसको याद कर लें आप, बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज जरूर होंगे, तो दही शब्द है वो आपका पुल्लिंग रहेगा हमेशा, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो 6 है, इजी है बिल्कुल। अगला कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की रे नारी रे, अधिकरण में पे, संबोधन हे अय भो हो अरे, ठीक है, ये आपके सारे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। अगला
दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारण बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ पुत्र, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राम यहाँ पे जो शब्द है बेटा, वो कारक नहीं बन सकता, वो कर्ता ही बनेगा। कारक वो शब्द होते हैं जिनके जरिए हम कुछ भी काम करवाने वाले होते हैं। जैसे राम, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, राम ने, राम वहां पे करता है, ने वहां पे कारक बन रहा है रावण को मारने का। वो कारण भले ही बन रहे हैं लेकिन एक कर्ता के रूप में। ठीक है, अगला। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने की प्रवृत्ति कहां पे होती है? अपादान में। अगला, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। हमने अभी पिछले उसमें बताया जहां पे द्वंद्व समास होता है। पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ है आपका। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय, बताएं। अथवा शब्द जो है आपका व्याकरण की दृष्टि से है अव्यय शब्द है अथवा आपका। तो अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम ना तो स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ना पुल्लिंग बना सकते हैं, ना ही उनका हम वचन के प्रारूपों में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला आते हैं, मोहन से चला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता, उसमें आपका भाव वाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता है उसमें आपका भाव वाच्य है। ठीक है। चला नहीं जाता है मतलब जब शारीरिक गतिविधि से संबंधित कोई भी बात आपसे पूछा जाए, उसमें शरीर से संबंधित कोई भी इमोशंस के बारे में बात हो रही, तो वहां पे भाववाचक लगा। जैसे हम संज्ञा में बताया था, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि चिंता, सौंदर्यता, सुंदरता, रोना, रोता, ये सब जो वर्ण है, ता वर्ण की प्रवृत्ति हो रही थी, लास्ट में भाववाचक संज्ञा में जा रहे थे। तो यहाँ पे भाववाच्य में भी वही चीजें जाएंगी जो इमोशनल चीजें होती है, हमारे शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है। अगला, ई प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ? चमेली, अलबेली, माली, तेली, बताएं। प्रत्यय उपसर्ग आ गया तो चमेली शब्द है, इसमें आपका ई प्रत्यय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे जाएंगे आपसे, जो शब्दों के पीछे लगेंगे प्रत्यय, जो शब्दों के आगे लगेंगे उपसर्ग। अगला, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रति शब्द इसमें है आपका उपसर्ग होता है। हिंदी में आपके कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक, अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है, सु यहाँ पे उपसर्ग है, सु यहाँ पे उपसर्ग है, आ यहाँ पे अधर्म में भी है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला आते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो अभिमान में अभी उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है, अवमान में अब उपसर्ग है, अभाव में आ उपसर्ग है। ठीक है, मैंने चारों अलग अलग बता दिए। और सबसे ज्यादा उपसर्ग आ वर्ण से ही बनते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं अभी, 1965 में। अगला, हिंदी के प्रथम उद्दंत मानदंड के संपादक हैं जुगल किशोर, बाबू जुगल किशोर। भारतीय तो हरिश्चंद्र, बालकृष्ण राधा कृष्ण। इनसे संबंधित जो कृतियां हैं वो पढ़ के जाए। अगला, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने कृति, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें है आषाढ़ का एक दिन। हाई स्कूल अगर आपने की होगी तो आषाढ़ का एक दिन उसमें पाठ है। तो किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था? आषाढ़ का एक दिन, वहां पे एक बुजुर्ग महिला कोई होती है, वो कुछ खाने पीने की चीजें बनाती है और ऐसे कुछ है वहां पे कहानी। उसकी लड़का होता है और बेटी होती है, बीमार होती है, वो ऐसी कुछ एक कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। 1959 में इस कृति को सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन रचनाकार नहीं है? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं पूछ रहा है ना इसमें। तो इसमें बेटा आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा को भी मिला है यामा पत्रिका के लिए, यामा जो उनकी रचना, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है। तो हमें बताएं सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए मिला है? अगला, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत अच्छी है ये, इनकी एक कल सुनना मुझे, एक उपन्यास है, कुछ कविताएं भी इसमें शामिल है। कल सुनना मुझे बहुत अच्छा है, अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़े, अच्छा भी लगता है। धूमिल। ठीक है, अगला,
धूमिल जो लेखक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, तो उसमें डायरेक्टली जो आंसर होगा नागपुर, ठीक है। मॉरिशस की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगला, हीनयान महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान महायान आपको पता होगा बौद्ध धर्म से है। द्वितीय बौद्ध संगीत में पाटलिपुत्र में इन दोनों समुदायों में बट गया था बौद्ध धर्म, जब कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गए थे इस दौरान, ठीक है। अगला फिर आते हैं इसमें 94 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। समानांतर कहानी आंदोलन ने चलाया, समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? कमलेश्वर ने। मोहन राकेश की एक रचना है, मोहन राकेश की एक रचना है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छी फेमस रचना है कि कौन सी रचना है, ठीक है। मुक्ति बोध, सुदर्शन, कमलेश्वर की रचनाएं भी पढ़ ले, कहानियां इनकी जो एक दो इंपॉर्टेंट है। लुसेंट में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन मैंने डाला है जो आने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। सारे मैं अगर कृतियां करवाने लगूं तो 2 3 4 5 क्लासें दे दूं, कम पड़ जाएंगी। अगला, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना, इसका कोई मतलब नहीं। प्रेम पत्रण प्रकृति पर्यवेक्षण कथन, स्वच्छंदतावाद ये हिंदी रूपांतरण है किसका? रोमांटिकिज्म का। किसी को रोमांटिक मूवी होती है या फिर किसी भी कोई प्रेमी प्रेमिका को अपने प्रेम पत्र लिखेगा तो उसमें रोमांटिकिज्म की बातें होंगी, स्वच्छंदतावाद की बात होती है। तो ब्रज भाषा में ये सब चीजें नहीं लिखी जा सकती है, तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना। बाकी विशेषता है, प्रेम पत्र लिखे जाएंगे स्वच्छंदतावाद में, प्रकृति का वर्णन होगा, जो सौंदर्य चीज का वर्णन होगा, सुंदर चीज का वर्णन किया जाएगा, वो स्वच्छंदतावाद में किया जाएगा, ठीक है। अगला, यहाँ पे पूछे गए कुछ जो गुरु दिए गए हैं उनके, वो जो गुरु थे वो किस वाद को फॉलो करते थे, वाद को पीछे, वाद को मतलब अपने जीवन में अप्लाई उन्होंने कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका शुद्वैतावाद है वो वल्लभाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद का मध्वाचार्य। तो वल्लभाचार्य आपके सूरदास के गुरु थे और रामानुजाचार्य कबीर के गुरु थे, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, ये सारे सही लिखे हैं। ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है, ये सारे सही लिखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये चारों पढ़ के जाए, ठीक है। अगला, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, कलाकार दीर्घा, निपथ्य। तो इसमें बेटा है नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का पर्दे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? बताएं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? बताएं जल्दी। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की प्रेरणा दी और इन्होंने ही रसों की वर्णन किया, तभी नाटक की जो नाटक लिखने शुरू हुए इन्हीं के कारण शुरू हुए। रस अगर नहीं हो तो हम नाटक लिख भी नहीं सकते, रस अगर ना होते तो एक्टिंग भी नहीं होती, मूवीज भी नहीं बनती, ठीक है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल। इनके निबंध बहुत फेमस है, तो निबंध से संबंधित कोई भी कृति पूछा जाए, निबंध से संबंधित कोई भी चीज पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल तुक्का भी लगाओगे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपकी क्लास हो जाती है आज की, और हमने 100 क्वेश्चन है काफी तेजी से सॉल्व किया। जो बच्चे ये कहते हैं मैं बहुत तेजी से करवा देता हूँ, तो क्लास का मतलब यही है कि 20 से 25-30 मिनट में आपका पूरा काम हो जाए। 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। हो सकेगा तो एक क्लास और करवा देंगे, बाकी यहाँ से 100 आने 5 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से आप निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। जो 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसी से संबंधित जो चीजें लुसेंट में से निकाल निकाल के पढ़ लो, वहां से काम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और इसके बाद जो आपकी क्लास और होने वाली थी वो क्लास तो अभी हो नहीं पाएगी, और जो 2 क्लास हैं वो आज आपकी हो गई। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं फिर आपसे कल नई क्लासेस में, ठीक है। और संविधान के जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, हिंदी करवा दिए, इंग्लिश बची, इंग्लिश करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तो इसको करते हैं बंद अब। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय।